फेसबुक लाइव के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का धर्म संस्थापक संघ की ओर से मैं संजीत हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ उपस्थित है परम पूज्य गुरु जी का भी हार्दिक धन्यवाद एवं स्वागत। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से नए धर्म सभा के जो 111 नए सिल प्रस्ताव है उसके संबंधित जो भी जिज्ञासा हम लोग रहते हैं उसका समाधान गुरु जी द्वारा किए जाते हैं। आज भी एक प्रश्न के साथ हम लोग उपस्थित हुए गुरु जी से समाधान प्राप्त करने के लिए। बंधु जी जबलपुर से प्रश्न किए हैं कि देश में बेरोजगारी प्रायोजित है क्या बेरोजगारी चंद लोगों की समृद्धि का कारण है? क्या बेरोजगारी भी रेपो रेट की तरह सेट करके लोगों के श्रम का दोहन का साधन है? गुरुजी से समझाने की कृपा की है। तो गुरुजी इसी प्रश्न के साथ आपका स्वागत करते हैं और इसका समाधान चाहते हैं। बेरोजगारी निश्चित रूप से आर्थिक समस्या है और अर्थ मनुष्य की बहुत बड़ी जरूरत है। अर्थव्यवस्था ही राष्ट्रीय व्यवस्था है। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर ही उसके नागरिकों की रोजगार की दशा व्यक्त होती है। जैसी अर्थव्यवस्था होगी वैसी रोजगार की दशा उपस्थित होगी। यदि प्रत्येक नागरिक को समुचित रोजगार सुलभ ना हो तो यही समझना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत है, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ चूक है या कुछ उसमें कूटनैतिक प्रपंच शामिल है, या तो जानबूझकर वैसा किया गया होगा या फिर अनजाने में चल रहा होगा। अनजाने में चल रहा हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि उसमें मनुष्यों का बौद्धिक तल कमजोर है, चीजों को नहीं समझ रहे हैं, और यदि समझ रहे हैं तब वैसी स्थिति है, लोग वहां पढ़े लिखे हों, समझदार हों, फिर भी वैसी त्रुटियां समाज में दिख रही हों, नागरिकों के बीच बेरोजगारी फैली हुई हो, उसके कारण गरीबी फैली हुई हो, तो ये बात साफ हो जाती है कि वहां मूर्खता के कारण ऐसा नहीं हो रहा है कि आपका राजा, आपके मिनिस्टर्स अनपढ़ हैं, गंवार हैं, बौद्धिक उनका विकास नहीं है, फिर भी वो वहां तक पहुंच गए हैं किसी विधि से। तो इसका मतलब ये है कि पूरा समाज ही पिछड़ा होगा, और अगर वहां तक पहुंचने वालों की संख्या में प्रबुद्ध वर्ग हो, पढ़ा लिखा समाज हो, फिर भी ऐसी दशा हो, तो यही समझना चाहिए कि वो एक प्रायोजित कार्यक्रम है। तो किसी भी देश में चाहे वो अशिक्षा हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे सामाजिक असुविधाएं हो,
या फिर बीमारी फैली हुई हो, दूसरी तमाम संकट की उपस्थिति दिखाई देती हो, तो यही समझना चाहिए कि वहां पे संरक्षणात्मक भी समस्या है, सुविधाओं का भी अभाव है, रोजगार का भी अभाव है, शिक्षा का भी अभाव है। तो ये सारे अभाव किसी शिक्षित सरकार के द्वारा संभव नहीं है। यदि वे शिक्षित हैं, किसी भी राष्ट्र में जहां कहीं भी आप देख लीजिए, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, शिक्षा के बढ़ने से वहां पर समाज में ये समस्याएं समाप्त हुई। जनता में शिक्षा लगभग वहां 100% हो चुकी है, रोजगार लगभग 100% है, गरीबी की समस्या वहां दिख नहीं रही है, बीमारी की समस्या नहीं है, चिकित्सा सेवाएं सुलभ हैं, आवासीय सुविधाएं अच्छी अच्छी कॉलोनियां विकसित हैं, सड़क नाली बिजली की कोई कमी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फेल्यूर नहीं है, सड़कें उखड़ी हुई नहीं है। अब जर्मनी, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आप देख लीजिए। तो अगर वहां उन देशों में ये सब समस्याएं नहीं हैं, तो उसके पीछे का रीजन आपको दिख जाएगा, शिक्षा बढ़ी। शिक्षा बढ़ने से इन समस्याओं का समाधान हो जाता है। अगर वहां पदाधिकारी लोग बैठे हुए जानबूझकर कोई प्रज्ञापराध ना कर रहे हैं, जानबूझकर जो अपराध किए जाते हैं उसे प्रज्ञापराध कहते हैं। प्रज्ञा माने वो जानता है, पहले से जानकारी का होना ही प्रज्ञान शक्ति है। तो जानबूझकर यदि ये आयोजन किए जा रहे हों तो सहज ही फिर तो होगा ही। और इस पूरी दुनिया में अनजाने अगर हैं लोग तो उनको जनाया जा सकता है। कोई बात किसी को पता नहीं, इस वजह से वो तकलीफ उठा रहा है या उठवा रहा है, तो इसका मतलब उसको जानकारी देने दो, नॉर्मल हो जाएगा, तुरंत मान जाएगा। हमने बेरोजगारी संबंधी या शिक्षा संबंधी या दूसरी असुविधाओं के बारे में हमने ये प्रस्ताव लोगों को दिए और पर्सनली भी कईयों को तो टेलीफोनिकली भी बताया, पार्टियों को, उनके नेताओं को, सरकारों में बैठे हुए पदाधिकारियों को, इवन अपना देश का नीति आयोग है उसको भी दिया। सहज ही समाधान है इन सब बातों का, ये कोई कठिन बात नहीं है। जैसे कि एक आदमी किसी बीमारी से पीड़ित है, अब उसको पता नहीं है कि इसकी कौन सी औषधि है, तो तब तक ही वो पीड़ित रहेगा। लेकिन अगर पता हो कि ये वाली दवा खा लेने से ये ठीक हो जाएगा, फिर भी वो ना खा रहा हो या ना खिलाया जा रहा हो, तो इसका मतलब ये जानबूझ के उसे बीमार रखने की कार्य योजना है। तो हमने वो स्थितियां भी समाप्त कर दी हैं। जैसे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला तो हमने वहां डिजिटल करेंसी का प्रस्ताव भेजा। हमने कहा ये कर लो, ये तो तुरंत ही हो जाता है और ये नीतिगत है, इसमें किसी को सजा भी नहीं देना है, क्योंकि अपराध ही नहीं घटित होगा तो फिर सजा की कहां जरूरत है। वो लोग सजा का प्रावधान वाला विधेयक बना रहे थे, जन लोकपाल, सरकारी लोकपाल, लेकिन डिजिटल करेंसी की घोषणा नहीं कर रहे थे। अब ये उस समय की तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार मौजूद थी, 11-12 की बात है, उस समय हमने उनको दिया। तो वो चाहते तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन तुरंत खत्म हो सकता था, वो घोषणा कर सकते थे कि ठीक है करेंसी डिजिटल कर दी जाएगी और ये सारे लेन देन ऑन रिकॉर्ड होंगे, तो ये होगा ही नहीं। तो वो त्वरित समाधान है, इसे कोई भी प्रबुद्ध आदमी समझ सकता है, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं, कोई बहुत डिस्कशन का विषय नहीं। किसी ने कहा इसके लिए
शिक्षा जरूरी है, हमने कहा नहीं, शिक्षा उपचार की जरूरत नहीं, बल्कि अशिक्षित के लिए ज्यादा सुविधाजनक है, उसमें तो अंगूठा लगा के भी लेन देन हो जाता है और कोई आपके साथ बेईमानी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड ही रहता है। तो कोई ज्यादा भी अगर ट्रांसफर कर लेगा तो भी वो वापस हो जाएगा, चाहे जब आप करवा लो वो दिखता रहेगा कि कहाँ एक्सेस पेमेंट हुआ। तो ये चिंता की बात ही नहीं है उसमें, लोग समझ गए, लेकिन इसके बावजूद वो कंटिन्यू। अच्छा, बाद में मोदी जी की सरकार ने उसको डिक्लेयर भी किया, स्वीकार किया, लागू किया। 2016 से घोषित हो गई डिजिटल करेंसी सरकारी तरफ पर। आज तक फिजिकल करेंसी बंद नहीं की गई। किसी ने कहा भारत में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा नहीं है, अभी ऐसा नहीं, नेटवर्क नहीं। फिर नेटवर्क हो गया तो फिर हमने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो बताओ अमेरिका क्यों नहीं कर देता, वहां तो नेटवर्क की कोई समस्या नहीं, विकास की कोई समस्या नहीं, शिक्षा की कोई समस्या नहीं। तो लोग नहीं जवाब दे पाए। वो डिजिटल की पूरी फैसिलिटी, इसके बावजूद फिजिकल करेंसी अमेरिका में छप रही, इंग्लैंड में छप रही, जर्मनी में छप रही, फ्रांस में छप रही, सर्वत्र छप रही। वो उसे डिजॉल्व नहीं कर रहे। क्यों? केवल फिजिकल करेंसी ऐसी चीज है जिसको आप ऑफ द रिकॉर्ड लेन देन कर सकते हैं। वही ब्लैक मनी का स्रोत है, ब्लैक ट्रांजैक्शन का स्रोत है। ऑफ द रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं वो सब ब्लैक ट्रांजैक्शन कहलाते हैं, ब्लैक मनी कहलाते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड जो प्रॉपर्टी भी है वो भी ब्लैक प्रॉपर्टी कहलाती है। ये सबको पता है, हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है। ऑन रिकॉर्ड कोई चीज होने से ब्लैक शब्द ही समाप्त हो जाता है। कोई ना ट्रांजैक्शन ब्लैक होगा, ना कोई प्रॉपर्टी ब्लैक होगी, ना कोई मनी ब्लैक होगी। तो ब्लैक मनी, काला धन 1200 लाख करोड़ का काला धन, बाबा रामदेव लोग चिल्लाते रहे। लेकिन जब उनको बोलो कि अच्छा डिजिटल करेंसी का प्रस्ताव ये पकड़ो, इसे डिजिटलाइज करा दो, इस पर वो लोग एक बार भी नहीं बोलते। पूरी जिंदगी गुजार दिया, पिछले 10 साल से हम उन्हें लगातार ये बातें सब सामाजिक लेवल पे, सोशल मीडिया पे, दूसरे सभी जितने भी मीडिया हैं, सब प्रकार के मीडिया को हमने पर्सनली भी भेज रखा, लेकिन वो इसकी चर्चा तक नहीं करते। सरकारी तल पे घोषित हो जाने के बाद भी वो लोग इसकी चर्चा नहीं करते। अद्भुत तो ये है, क्योंकि वो सब आकंठ डूबे हुए हैं ब्लैक मनी में। वो क्यों चाहेंगे? जज भी डर गया, हमने सुप्रीम कोर्ट को दिया, जज डर गया उस प्रपोजल को देखते। उन्होंने कहा ये तो सारा सुप्रीम कोर्ट ही उसी में डूबा है, आकंठ। सारे वकील डूबे हुए, 50-50 लाख रुपए फीस वाले वकील हैं। 50 लाख कोई फीस होती है, आप बताइए। दिन भर फावड़ा भांजने पर 500 रुपए नहीं मिलते, 200-250 रुपए में दिन भर काम कर रहे हो। वकील ऐसा कौन सा कारनामा करने वाला है कि एक जरा सा केस पुटअप करेगा, 50 लाख फीस दो उसको? ये किस बात के हैं आप समझ लीजिए। ये काले कारनामे के हैं। इतनी बड़ी फीस कोई क्यों चुकाएगा? पागल है। अरे आप काम कर रहे हैं, आप भी ले लीजिए, 200 रुपए बहुत है फीस एक वकील को। इससे ज्यादा क्या दोगे? कि आप एक केस पुटअप करें, ठीक है आप ले लीजिए 200 रुपए हमारी तरफ से, हमारा केस लगा दीजिए, नंबर आएगा, अटेंड कर लीजिएगा। नहीं, वहां तो उनको पूरे तिकड़म करना है। 50 लाख किस बात के? दिन भर फावड़ा मांझ के 2-2.5 बिहार में 200 रुपए दिया गया। दिन भर फावड़ा बांधने के बाद 200 रुपए नहीं मिल रहे हैं, इतने परिश्रम पर भी। वकील कौन सा कारनामा कर रहा है कि इतनी ज्यादा फीस, 50-50 लाख रुपए की फीस? तो सब जब आकंठ डूबे हुए उन्हीं बातों में, तो वो क्यों चाहेंगे कि, और ये 50 लाख रुपए वो कोई ऑन रिकॉर्ड ही लेते होंगे, इसकी भी गारंटी नहीं। उसके आगे पीछे सब दिखाते तो थोड़ा मोड़ा होंगे। प्रचलन ये है कि तगड़ी फीसें हैं। तो अब देखें, वो लोग क्यों चाहेंगे कि करेंसी डिजिटलाइज हो जाए? सरकार ने घोषित कर दिया कि करेंसी डिजिटल हो गया, फिजिकल बंद नहीं कर। आरबीआई भी अभी चला रहा है, दोनों चला रहा है, आगे उसे बढ़ने में देख रहा है कि वेलकम पूरा हो रहा है, फिर भी उसे
मतलब जितने दिन ऐसी ऐसी करते करते कोई उम्र गुजार दो, फिर बाल बच्चे आएंगे वो देखेंगे, भ्रष्टाचार जाए, ये प्रज्ञा अपराध है। रोजगार की समस्या एक प्रायोजित कार्यक्रम है और इसे आप तार्किक दृष्टि से भी समझ सकते हैं। क्यों पूछा है बंधु जी ने कि क्या चंद लोगों की समृद्धि के पीछे समाज में फैली हुई बेरोजगारी, अथवा इनको बेरोजगार करने से ही चंद लोगों की समृद्धि हुई? दोनों बातें हम दोनों तरफ से पूछ सकते हैं। ये चंद लोग समृद्ध हैं इसलिए कुछ लोग बेरोजगार हैं, कुछ माने सारे, या बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं इसलिए चंद लोग समृद्ध हैं? इस बात का कोई कहीं लिंक तो नहीं? हाँ, ये ऐसा ही होता है। आपको मजदूरी की दर गिराए बिना किसी भी उद्यम में आप प्रॉफिट कैसे शो करेंगे? मजदूरी की दर गिरा दोगे तो वो जो उत्पादन बांटने में, उत्पादन का वितरण जितना हुआ है उसके वितरण में आप जब कंजूसी बरतेंगे तो वो आपके पास कुछ अवशिष्ट रह जाएगा, उसे आप अपने खाते में जमा कर लेंगे, उसको बताएंगे प्रॉफिट है हमारा। और ऐसा करने पर भी सामने वाला काम पे आता रहे तो इसकी कार्य योजना बताओ। इतनी बदमाशी करने के बावजूद वो लोग आ रहे हैं काम पर आपके पास, दिन भर फावड़ा मंजवा के आप उसे 200 रुपए दे रहे हैं, 250 दे रहे हैं, 400 दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं, और आप हजारों करोड़ रुपए अपने खाते में जमा कर रहे हैं। इसके बावजूद वो लोग आ रहे हैं फावड़ा पाने, मेहनत करने, दिन भर बेलचा चलाने, तसला ढोने, सीमेंट ढोने, रेत ढोने, ईंट ढोने, गिट्टी ढोने, सब काम करने के लिए चले आ रहे हैं। क्यों चले आ रहे हैं? वो जानते नहीं कि आप हजारों करोड़ रुपए हमारे काम से बचत करके अपने खाते में जमा कर रहे हैं, फिर भी वो गुस्सा नहीं हो रहे हैं, घर नहीं भाग रहे हैं। तो क्यों? ये भी एक प्रायोजित कार्यक्रम, पीछे नस काट रखी, रिसोर्स उनके रोक दिए जाते हैं। रिसोर्स को ही रोजगार कहते हैं। यदि रिसोर्स वहां उपलब्ध कराए जाए तो माने रोजगार उपलब्ध कराए जाए। अगर उनको रोजगार सरकार उपलब्ध कराना चालू कर दे सच में ही, तो वो जो घर में ही रोजगार में है वो आपकी फैक्ट्री में क्यों आएगा, आपकी दुकान पर क्यों आएगा? वो अपनी दुकान खोल के बैठेगा। यदि उसके पास रिसोर्स है, रिसोर्स क्या है? वही दुकान ही रिसोर्स है, जमीन रिसोर्स है, खेती की भूमि रिसोर्स है। अगर ये सभी चीजें रिसोर्स उसके पास ही घर में उपलब्ध हों तो वो आपके रिसोर्स पर काम करने के लिए क्यों आएगा? ये जानते हुए भी कि आप उसको 200 देंगे और अपने खाते में 2 करोड़ जमा करेंगे, वो क्यों आएगा? उसी बिजनेस से आप अपने खाते में 2 करोड़ डालेंगे, उसके खाते में 200 रुपए, तो वो कैसे तैयार होगा? एक ही तरीका है कि घर में उसकी नसें तोड़ दो, सारे उसके चारों तरफ से कैंची लेके काट दिया सारे रास्ते। हाँ, उसके पास कहीं से भी जिंदगी जीने के लिए, सांस लेने के लिए भी नलियां खत्म। अब उसको अगर जिंदा रहना है तो उसको इस 200 रुपए की तरफ भागना पड़ेगा। अगर वो अपनी दुकान खुल जाए उसकी, तो वो आपकी दुकान पे नहीं आएगा नौकर बनने। तो पहले उसको बेरोजगार किया जाता है, तब वो नौकरी के लिए तैयार होता है। नौकरी, गुलामी, दास्तां, मजदूरी कोई करेगा ही नहीं। हमारा दावा है आप रोजगार की घोषणा कर दीजिए, और रोजगार कुछ ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ देना, आप रेपो रेट हटा लीजिए, सबको रोजगार मिल जाएगा। और रेपो रेट लगाया जाता है तो उससे महंगाई बढ़ती है, और अर्थशास्त्री कह रहा है कि उससे महंगाई नियंत्रित करते हैं। अभी पाकिस्तान और श्रीलंका में जब महंगाई आसमान पे पहुंच गई तो हमने कहा अपना इतना पवित्र उपाय आपके पास है, लगा दीजिए रेपो रेट तगड़ा। अब क्यों ना रेपो रेट लगा के महंगाई गिरा लीजिए। जब आप मानते ही हैं इस बात को कि रेपो रेट बढ़ा देने से महंगाई गिर जाती है, तो गिरा दो ना पाकिस्तान की महंगाई, लगाओ रेपो रेट।
और लगाया उन्होंने। दरअसल रेपो रेट बढ़ाने से ही वहां महंगाई बढ़ी हुई, लेकिन हद हो गई। आपको क्या बातें बताते हैं वो लोग, निपट प्रज्ञा पर आती हैं। हम तो ये सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं, कोई अर्थशास्त्री बोल के दिखा दे इस पे। पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों को बोल रहे हैं, चलो खंडन करके दिखाओ इस बात को। वो हमारे सामने बैठेगा भी नहीं, चाहे वो पीएचडी करके आया हो कहीं से भी, बैठने से डरेगा और नहीं बोल रहा है। हम पिछले 32-33 साल से बोल रहे हैं। दे डोंट फेस। लाइव टीवी पे तो हमसे बात ही नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पे हम जब डालते हैं तो इस नोट के साथ कि देखो इस पर ये कमीने कोई टिप्पणी तक नहीं करेंगे, क्यों किया और फंसा। तो अब आप देख लीजिए, इंटरनेशनल फ्रॉडुलस है सारे इकोनॉमिस्ट। हम पिछली बार भी कह रहे थे कि जितने फर्जी नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, वो नोबेल प्राइज एजेंसी कमीशन है। एजेंसी कमीशन है, बदमाशी के एजेंट है। उनको कमीशन के रूप में नोबेल प्राइज दिया जाता है। उस तरह फर्जी किताबें लिखाई जाती हैं, उसी का नोबेल प्राइज दिया जाता है उनकी चाटुकारिता में। जब आप लिखोगे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जब कोई जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में गीत लिखते हैं, गीतांजलि, तुरंत जो है नोबेल प्राइज मिल जाता है। आप उनका विज्ञापन कीजिए, उनकी महिमा मंडन कीजिए, ताकि जन समर्थन उनके पक्ष में आए और आप गुलाम भी रहें और वो देवता बने रहें, आपको गुलाम भी बनाए। अब कितनी मस्ती से आपको लूटते रहें, और लुटेरा ही देवता होता है। आप ऐसा गीत गाइए बैठ के, आपको उस गीत पर नोबेल प्राइज मिलेगा, दिया जा रहा है। तो ये एक इंटरनेशनल प्लानिंग। रेपो रेट हटा लीजिए, लोन की जगह लिक्विडिटी मिलने लगेगी लोगों को। लोन क्यों देते हो? लोन का लालच ही इसीलिए है क्योंकि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ देयर इज नो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द करेंसी, देन लिक्विडिटी हो जाएगा। लोन, हर आदमी अपना ठोस संपत्ति को लिक्विडाइज करा लेगा मार्केट वैल्यू के समकक्ष, संतुलित मौद्रिक तैलीकरण प्रणाली के अंतर्गत। इसीलिए जनता का खाता आज तक आरबीआई में नहीं खोला गया। आप पूछ के बताइए ना, जनता से हम कह रहे पूछ लो, तुम्हारी किस्मत पे ताला मारे हुए हो लोग छोटी छोटी बातों से, लेकिन तुम साइलेंट रहोगे, तुम्हारी हिम्मत नहीं पूछने। तुमको उन्होंने हिप्नोटाइज भी कर रखा है। मजदूर को सिखा दिया जाता है कि तुम्हारा जो मालिक है वो देवता है, उसकी पूजा करो, जयकारा लगाओ। तो वो लोग जयकारा लगा रहे हैं। अंग्रेज बताते थे कि वो देवता है, मुगल आए तो वो भी देवता है, और आपको गुलाम बनाए हुए हैं। इस बात का प्रचार नहीं कर रहे हैं कि देवता नहीं दैत्य हैं। ये तो जब गांधी जी ने बताया कि भैया देवता नहीं है, वो दैत्य हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, दैत्यों भागो बाहर, तो तब जो है जनता को धीरे धीरे समझ में आया। तो तब जनता जो है असहयोग आंदोलन की तरफ बढ़ी। तब उन्होंने कहा भाई तो भागो, छोड़ के भाग गए 47 में। अब आजाद तो हो गए, लेकिन यहां के आदमियों को यह नहीं बताया गया कि यहां वाले भी दैत्य हैं। सरदार भगत सिंह ने बताया था कि गोरे अंग्रेज भाग जाएंगे तो काले अंग्रेज चढ़ बैठेंगे। माने अगर गोरे दैत्य भाग गए तो काले दैत्य तुमको गुलाम बना लेंगे। ये वाली बात सरदार भगत सिंह ने कही थी। तो भगत सिंह को पहले ही क्योंकि वो लोग फांसी चढ़ा दी। जब तक कोई जीसस, कोई भगत सिंह, कोई गांधी आपको कुछ कन्विंस करने में सफल होता है, तब तक उसको वो लोग फांसी चढ़ा देते हैं और आप समझे बिना ही रह जाते हैं फिर से। तो ये समस्या जनता को अशिक्षित रख के पैदा की जाती है कि कोई गांधी, कोई सुभाष, कोई सरदार भगत सिंह, कोई जीसस, कोई मोहम्मद तुमको समझाने भी अगर आए तो तुम समझ ना पाओ, इस लायक बना देते हैं लोग, तो आदमी फंस जाता है। तो ये तो सारा ही प्रायोजित कार्यक्रम ही रहता है। आपके रिसोर्सेस तोड़ दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बेरोजगार हैं, आपको बेरोजगार बनाया जाता है। जितने अधिक बेरोजगार उतनी अच्छी समृद्धि चंद लोगों की।
99% बेरोजगार तो 1% सबसे ज्यादा समृद्ध। 95% अगर बेरोजगार रखे जाएंगे तो 5% लोग बहुत इंजॉय करेंगे। उन्हीं की कमाई खाते हैं लोग, बेरोजगारों की कमाई। क्योंकि जितने बेरोजगार हैं उतने नौकर, और जितने अधिक नौकरों की सप्लाई उतना उनकी मजदूरी दर में गिरावट। टमाटर जितना अधिक सप्लाई कर दो बाजार में, टमाटर 1 पैसे का भी नहीं। पाकिस्तान में आज स्थिति ये हो गई है कि मजदूरी इतनी गिर गई है कि रोटी नहीं खा पा रहे। अब रोटी बांटना पड़ेगा, अनाज बांटना पड़ेगा, आटा की बोरियां फेंकनी पड़ रही, बोरियां फेंक रहे हैं। क्यों? अर्थव्यवस्था तो अभी भी चल रही। तो ऐसा कौन सा मामला हो गया, मुद्रा का वैल्यू गिरता चला जाता है, मजदूरी की दर गिराने के चक्कर में मुद्रा का वैल्यू गिरा देते हैं। अब अगर 0 कर दें तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो कहते हैं मुद्रा तो इनको 1000 रुपए दे दो, लेकिन उसका वैल्यू जो है वो 1 रुपए के बराबर कर दो। तो वो सोचा समझा है उनका, 1 रुपए के बराबर हो गया तो अब 1000 लेके जाओ, एक चाय भी ना मिलेगी, क्योंकि चाय पता चला 5 रुपए की, तो 4 रुपए और माइनस हो गया। तो इसलिए वहां पे अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना अप्रत्यक्ष है कि कौन जनता को समझाएगा। हम सारी उम्र समझाते रहे तब भी तुम मूर्खों को नहीं समझा सकते। क्यों? ये इकोनॉमिक्स का विषय है, थोड़ा डीप है। जनता अनपढ़ है, अधिकांश पढ़े लिखे भी लोग इतना डीप नहीं समझ सकते, ये बातें बड़ी गहरी हैं। अब वो अर्थशास्त्री बड़े बड़े जो ब्रेनफुल लोग हैं वो सब समझते हैं। हमारी बातों को समझने के कारण ही तो सोशल मीडिया पे हमारे अभी भी हम बोल रहे हैं, उसको सब साइलेंट रहे। इतनी उनके विरुद्ध बात है, फिर वो एकदम चुप रहेंगे, कुछ भी कोई नहीं बोलेगा। क्यों? दे आर सो फ्रॉड, सो श्रूड, नंबर 1 के मक्कार चारों तरफ हैं आपके। ऐसे थोड़ी ना भैया कोई गांधी को गोली माराता, जीसस को सूली चढ़ाता, मोहम्मद को जिंदगी भर खदेड़ता, कबीर को खदेड़ता, नानक को खदेड़ता, बुद्ध को खदेड़ता, महावीर को खदेड़ता। ऐसे थोड़ी खदेड़ते हैं। हमको तो वो लोग इसलिए नहीं खदेड़ते क्योंकि हम उनसे ज्यादा समझदार। और ये जिनका नाम हम ले रहे हैं तमाम, ये भोले भाले लोग थे, इसलिए बेचारे खदेड़े गए। वो हमको नहीं खदेड़े। हम तो पिछले 33 साल से काम कर रहे हैं, इनके सबके सीने पे मुंह दल रहे हैं, और वो सब साइलेंट। क्यों? वो जितना तिकड़म जानते हैं उससे ज्यादा हमको पता है। तो इसलिए वो हमारे मामले में बिल्कुल चुप्पी बरतेंगे। मौनम धूर्तस्य भूषणम। जब धूर्त फंस जाता है तो अपने आप को मूर्ख सिद्ध कर देता है कि हम चुप हैं भाई। अब मौनम मूर्खस्य भूषणम नहीं, परिभाषा बदली हुई है। अब मौनम धूर्तस्य भूषणम, जब से हम पैदा हुए हैं तब से मौनम मूर्खस्य भूषणम। हम बोल रहे हैं तो चुप हैं, वो समझ गए। जीसस से वहां जज पूछता है कि किसका तुम राजद्रोह का जुर्म है? बोले ना जी, हम तो इस राज्य की बात ही नहीं कर रहे। बोले फिर कौन से राज्य की? बोले परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं। बोले परमेश्वर क्या है? तो बोले सत्य। तो बोले सत्य क्या है? तो जीसस चुप रह गया। बोले इसको फांसी चढ़ाओ। हमको चुप नहीं कर सकते। क्यों? हमारे भीतर सत्य का आत्मा घूम रहा है। तो हमसे पूछो सारी उलझी हुई बातें। वो सीधे साधे आदमियों से पूछते हो सत्य क्या है? हमको पूछो ना सत्य क्या है, न्याय क्या है, कितना उपद्रव, हमको पूछो। एक से एक तर्क हमारे पास। सारे वकील एक तरफ इकट्ठे खड़े हो जाओ तब भी तुम हमको डिफीट न कर पाओ। क्यों? तार्किक। हम उनसे ज्यादा, कई गुना ज्यादा तार्किक। तो इसलिए हम बुद्धि में धार लगा के आए, खूब पहना करके उसको, मजबूत है। तो उनके तर्क के जाल कट जाते हैं, उसको धारदार है, बचता नहीं। तो इसलिए वो साइलेंट रहते हैं। अब ये आप देखो, हम 32 साल से इन लोगों को समझा रहे हैं, 90 से तो खुल के पूरी तरह से बोल रहे हैं, वो सब साइलेंट। तो इसीलिए हम चूंकि धूर्त हैं और आप लोग समझेंगे नहीं, तो आप लोगों के लिए जो करने योग्य है वो हम कर रहे हैं, जो करना चाहिए।
स्पार्टाकस 2 लाख गुलाम छुड़ा लाया। उन्होंने कहा रोटी दो, तो उन्होंने कहा रोटी क्या, तुम आजाद हो, अपना कमाओ खाओ। अरे बोले पहले वाला मालिक ही ठीक था, ये मालिक तो कह रहा है रोटी भी नहीं देगा। उन्होंने कहा नहीं, रोटी की जरूरत कहाँ है, अब तो तुमको रोजी का इंतजाम है, सब चारों तरफ जमीनें खाली रहती थी। बोले सब कमाओ खाओ, बाहर आ गए, छूट रहे। उन्होंने कहा देखो ये तो क्या बात कर रहे हैं, रोटी नहीं देगा। वो रोटी का इतना अभ्यास उनको अनपढ़ों को करा दिया जाता है कि वो रोजी समझते नहीं। रोटी 5 किलो गेहूं दिया तो था, फोटो चिपका के, नहीं समझे। राशन कार्ड बनाया तुम्हारा, वो लोग राशन कार्ड बनाते हैं, नौकर कार्ड, राशन कार्ड, श्रम कार्ड, ये सब बनाएंगे वो आपका। और रोजगार कार्ड, अरे भैया इनको रोजगार इनके नाम में नहीं है, रोजगार फटाफट ट्रांसफर करो। राशन कार्ड नहीं, इससे अच्छा है तुम शासन कार्ड ले लो। जिस दिन ये शासन कार्ड महालोकतंत्र का आ जाएगा, द्वादश मताधिकार, उस दिन आपको राशन कार्ड की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो ये बेरोजगारों की संख्या बढ़ाने के लिए जानबूझ करके प्रायोजित कार्यक्रम होता है। और चूंकि अब ये प्रायोजित कार्यक्रम है, तो जनता इसमें क्या कर सकती है, वो वेल प्लान्ड है, सोचा समझा है। तो आपकी बेरोजगारी एक जो 1% धूर्त वर्ग होता है, वो उसके द्वारा ये वेल प्लान्ड है, प्रायोजित है, ये प्री प्रोग्राम्ड है। इसलिए जब ये प्री प्लान्ड है तो आप बचेंगे कैसे उससे, माया जाल रचा हुआ है। तो इसलिए आप लोग रोटी पर से कंसंट्रेशन हटाकर रोजी की तरफ कंसंट्रेट करो। आप अपनी दुकान चलाने की कोशिश करो, पड़ोसी की दुकान में नौकरी करने के बजाय। बिग बाजार में जाके वहां पे आप नौकरी मत करो। आप चाहे चाय की दुकान खोलो, लेकिन अपनी रखो, किसी की नौकरी करने के लिए मत जाओ। या तो अगर वो नौकरी तुमसे कराता है तो उसको बोलो कि हमें इस उद्यम का मालिक बनाओ, वोटिंग का पावर दो नियम नीति निर्णय में। और अगर वो नहीं देता है तो मत करो, तुम फंस रहे बुरी तरह। और अनंत काल तक तुम कोई फंसे रह सकते हैं अगर तुम जागरूक नहीं होते हो, समझदार नहीं हो जाते हो। तो रोटी मांगना बंद करो, भिखारी बनना बंद करो, भिक्षु बनना बंद करो, नौकर बनना बंद करो, अपना रोजगार खुद करो। बोले रोजगार का साधन कहां से आएगा, कोशिश करो, धीरे 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 क्रिएट करो, सब हो जाता है। अकेले नहीं कर सकते हो तो सामाजिक उद्यम लगा दो, मिल करके लगा दो, सहकारिता की तरफ जाओ, सामाजिकता की तरफ जाओ, सामाजिक संस्थाएं रजिस्ट्रेट कराओ, सहकारी संस्थाएं रजिस्ट्रेट कराओ, मिलकर के काम करो, साझेदारी की ओर बढ़ो, अहंकार छोड़ो, मिलकर अपना उद्यम लगाओ, समाधिकारी बन के रहो। ये थोड़ी सी समझदारी की जनता को जरूरत है। उनसे लड़ने के बजाय आप अपना सिस्टम खुद बना लो तो बच जाओगे। तो स्पष्ट है कि लोग समझ रहे होंगे। इस पर फिर कभी बात करेंगे, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन बंधु जी ने पूछा था इसलिए इस पे चर्चा जरूरी थी। अगले सप्ताह पुनः किसी नए प्रश्न के साथ हम लोग उपस्थित हों। संजीव, धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि ये समाज में जो व्यवस्थागत त्रुटि के कारण जनता जो है इतने परेशान है, और इसके भनक भी जनता को नहीं लग पाता है, क्योंकि इसकी सही जानकारी आज तक जनता को प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है। ये एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां से जनता को सही जानकारी प्राप्त हो रहा है, और ज्ञान के द्वारा ही सभी समस्या का समाधान हो सकता है। इसका ये अद्भुत कार्यक्रम इसका उदाहरण भी है। तो इस कार्यक्रम में जुड़े सभी मित्रों को ये निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लोगों को इससे जोड़े, क्योंकि न्याय की जानकारी ही न्याय की प्रतिष्ठा का एकमात्र रास्ता है। तो इसी आशा के साथ सभी को धन्यवाद करते हुए आज के इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।